Hello everyone, welcome to EduTap. So as you all know, we have started a new series जिसमें within 25 lectures will be covering the full component of PPB. इन lectures में हम content के साथ साथ उन topic से related MCQs भी discuss करेंगे. मंडे टू सैटरडे वील हैव द सेशंस एंड संडे को उसका एक रिवीजन सेशन होगा जिसमें अराउंड 50 एमसीक्यूज के थ्रू हम पिछले हफ्ते का कंटेंट रिवाइज करेंगे. तो ऐसी सेम सीरीज पीपीबी के अलावा आईएनएफएस एंड एएफएम के लिए भी स्टार्ट हो चुकी है. सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी एंड अगर आपको ये सेशंस यूजफुल लगते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यूज. तो इंडिया में अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं, चाहे किसी कंपनी को देते हैं, चाहे किसी इंडिविजुअल को देते हैं, चाहे किसी फर्म को देते हैं, अगर आपका पैसा अटक जाता है और आप पड़ जाते हैं कोर्ट केस के चक्कर में, फिर तो हो सकता है कि आपकी डेथ के बाद आपके बच्चों को भी शायद उनके बुढ़ापे में कभी पैसा रिकवर हो. इतने इतने सालों तक केसेस लटके रहते हैं और जो लीगल प्रोसेसेस हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो, पैसे मर जाए लेकिन कोर्ट केस के चक्करों में नहीं पड़ना. तो इसीलिए हमारे पास अब सरकार ने ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स लेके आए हैं कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन मैकेनिज्म्स को यूज़ करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, सरफेसी एक्ट, आईबीसी 2016, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 एंड लॉज ऑफ लिमिटेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट की. इस एक्ट के अंदर बने हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स स्पीडी रिकवरी के लिए, ताकि आपको कोर्ट में ना जाना पड़े और आपका स्पीडी रिकवरी हो जाए पैसे का. जो भी आपने पैसा आपका अटका पड़ा है, आप क्रेडिटर हो, आपका पैसा अटका हुआ है. ये जो एक्ट है ये कोऑपरेटिव बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है. अभी हम देखेंगे किन किन पे एप्लीकेबल है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स पे नहीं है. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है. जहां पे भी आपका डेट है ड्यू टू एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंसोर्टियम 20 लाख या उससे ज्यादा का, तब आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं. अगर आपका जो डेट है 20 लाख से ज्यादा का है, तब आप ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं. एक इंडिविजुअल बैंक ने दिया है, मिलके दो तीन बैंक्स ने लोन दिया है, उनके जो केसेस हैं वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं. अब इसके अंदर बैंक, अगर हम वर्ड यूज करते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग, इस एक्ट के रिगार्डिंग, तो किसको कवर कर रहे हैं? सारी बैंकिंग कंपनीज को, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके सब्सिडरी बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अंडर कवर होते हैं. अब जो डेट की बात करते हैं कि आप अपना डेट रिकवर कर सकते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं डीआरटी के थ्रू. जो किसी भी पर्सन को दिया है या कहीं पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में कोई डेट पड़ा है, उनका डेट का मतलब होता है उसके अंदर चाहे सिक्योर्ड डेट है चाहे अनसिक्योर्ड डेट है, इंटरेस्ट भी उसका बीच में ऐड होगा, वो आपकी डेट की कैटेगरी में आएगा. कोई भी लाइबिलिटी टुवर्ड्स डेट सिक्योरिटीज रिमेनिंग अनपेड इन फुल और इन पार्ट आफ्टर नोटिस ऑफ 90 डेज, 90 दिन के बाद भी फुली या पार्ट ऑफ जो डेट है आपका वो रिकवर नहीं हुआ है, तो 90 डेज की नोटिस के बाद फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाया जा सकता है. ठीक है, कहीं कुछ मॉर्टगेज वाली आपकी डेट है वो भी इसके अंदर आ सकता है, कवर्ड हो सकता है. अगर बैंक ने बाय चांस आपके अकाउंट में गलती से पैसे डाल दी, अब आप देने से मना कर रहे हो कि हम तो नहीं देंगे, हमने तो आपसे लोन मांगा नहीं, आपने दे दिए, वो भी कवर होगा इसके अंदर. पेमेंट मेड बाय अ बैंक बाय मिस्टेक इज ऑल्सो अ डेट. अगर मनी ओवरड्रॉ की है बैंक से, इवन चाहे उसमें ओडी फैसिलिटी था नहीं था, वो भी आपका डेट डीआरटी के अंदर कवर होगा. लेकिन याद रखिए 20 लाख से ज्यादा का अमाउंट होगा तभी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है. पहले क्या था, बैंक्स का ना पैसा सालों साल फंसा रहता था कोर्ट केसेस के चक्कर में, तो बैंक्स के एनपीएस हो गए, उसके बाद लटके हुए हैं कितने साल. इसीलिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को लाया गया है. चाहे सिक्योर डेट है, अनसिक्योर डेट है, फुली पेड है, पार्शली पेड है, मॉर्टगेज है, नहीं है, गलती से पैसे बैंक से ट्रांसफर हो गए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, किसी भी तरीके से बैंक के पैसे अटके हैं, वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं.
लेकिन अगर एक एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करता है, द अमाउंट जो उससे बैंक रिकवर करना चाहे अपने ही एम्प्लॉय से, मान लो एसबीआई का एक एम्प्लॉय है, उसने कोई घपला करके फ्रॉड करके वो पैसा लेके चला गया बैंक का, वो डेट नहीं है, वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंगली डेट नहीं होता है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिकवर की जा सकती हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाके। अब आप ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज अ डेट अंडर द डीआरटी? पेमेंट मेड बाय द बैंक बाय मिस्टेक इज अ डेट, बिल्कुल सही, ये आता है डीआरटी के अंदर। मनी ओवरड्रॉन विदाउट एन ओडी फैसिलिटी, चाहे ओडी फैसिलिटी ली थी नहीं ली थी, ओवरड्रॉन है तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाया जा सकता है, ये भी कवर होता है। एनी लाइबिलिटी टुवर्ड डेट सिक्योरिटीज रिमेनिंग अनपेड और फुल और इन पार्ट आफ्टर अ नोटिस ऑफ 90 डेज, 90 दिन के नोटिस भेजे बैंक ने, उसके बाद भी पैसा नहीं रिकवर हो, वो भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंडर कवर होता है। बैंक एम्प्लॉय कमिट्स अ फ्रॉड एंड द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, नहीं, बैंक एम्प्लॉय फ्रॉड करता है तो वो फिर कोर्ट केस ही होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास बैंक नहीं जा सकता है, वो डेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। अब आगे देखते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में। डीआरटीज वर एस्टैब्लिश्ड ताकि डेट रिकवरी कर सकें, जहां बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं अपने कस्टमर से पैसा वसूल सकें। एक्ट कौन सा आता है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें सेटअप किया गया है? रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। अब ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, ट्रिब्यूनल में एक ही पर्सन होता है जिसे पीओ यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे बनाया जाता है जो या तो जज रह चुका है, डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर वो क्वालिफाइड है टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसे पर्सन को ट्रिब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है, जिसका टर्म 5 साल का होगा या फिर 65 साल की एज तक, विच एवर इज अर्लियर, या तो वो 65 साल की एज तक रह सकता है या फिर 5 साल हो चुके हो, विच एवर इज अर्लियर, वो पीओ रह सकता है। अब ट्रिब्यूनल एक या एक से ज़्यादा रिकवरी ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर सकता है। जो भी ट्रिब्यूनल के अंडर ये रिकवरी ऑफिसर्स या जो भी स्टाफ होगा वो किसकी सुपरिटेंडेंस के अंडर काम करेंगे? जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीओ है। अगर आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं तो उस वो कोई अवार्ड देता है और आपको वो पसंद नहीं आया है, तो फिर आप किसके पास जा सकते हैं अपील करने के लिए? डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील दायर की जा सकती है। जो हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, ये RDDBFI एक्ट जिसके अंडर ये सेटअप हुआ उसकी प्रोविजन को भी एनफोर्स करता है। सरफेसी एक्ट 2002 जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे, उसकी प्रोविजंस को भी एनफोर्स करता है। डीआरटी के पास पावर है कि प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास कर सके और ये सिविल प्रोसीजर कोड के बाहर जाके भी जस्टिस दे सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के अलावा नेचुरल जस्टिस के जो भी उन्हें प्रिंसिपल्स लगते हैं उसके हिसाब से वो वर्डिक्ट पास कर सकते हैं। बट ये कहीं पे ऐसे क्लेम्स नहीं सुन सकते हैं, दे कैन नॉट हेयर द क्लेम्स ऑफ डैमेजेस और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ लेंडर्स। लेंडर्स के पार्ट पे कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नेग्लिजेंस हुआ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है, वो लेंडर्स के खिलाफ अगर कोई ये सब शिकायत दर्ज करना चाहे तो वो डीआरटी के पास नहीं आ सकते हैं। और डीआरटी को कब अप्रोच कर सकते हो? अगर जो अमाउंट ड्यू है 20 लाख से ज्यादा है, उससे कम है, तो फिर आप डीआरटी के पास नहीं जा सकते हो। अब आपको अपील दायर करनी है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के खिलाफ, आप कहाँ पे दायर करेंगे? डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास आप अपील दायर करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एक या एक से ज्यादा एपेलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने की, जिन्हें डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल बोला जाएगा। जैसे ट्रिब्यूनल में एक ही पर्सन थे पीओ, इसमें भी एक ही पर्सन है चेयरपर्सन, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट and has been a member of Indian legal service and has held a post in grade 1 of that service for at least 3 year। इंडियन लीगल सर्विस में ग्रेड 1 की पोस्ट हो, कम से कम 3 साल के लिए होल्ड की हो, और ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं
और इन्होंने ऑफिस होल्ड किया हो एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर एटलीस्ट 3 years, जिसके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं वो DRAT के अंदर चेयरपर्सन बन सकते हैं कि क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट हो, इंडियन लीगल सर्विस की या तो पोस्ट होल्ड की हो, ग्रेड 1 सर्विस की एटलीस्ट 3 साल तक, और जो ट्रिब्यूनल है हमारे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वहाँ पे एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एटलीस्ट 3 साल काम किया हो। तो ये 5 years तक या फिर 70 साल की एज तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें रिमूव कैसे किया जा सकता है? मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए इन्हें रिमूव किया जा सकता है अपनी पोस्ट से, वो भी आफ्टर इंक्वायरी। और इन्हें कौन रिमूव कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही, वही अपॉइंट कर सकती है, वही इन्हें रिमूव भी कर सकती है। अब इनकी अगर जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी की बात करें डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की, तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनके पास लेके आते हैं अपनी जो भी रिकवरी ऑफ डेट्स के लिए एप्लीकेशंस वो भी देखते हैं। इवन कुछ कुछ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, जो हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसके अंडर भी इसको कुछ पावर्स हैं, उनकी एप्लीकेशन भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास आती हैं। जैसे जैसे आप सारे एक्ट्स पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि DRT के पास बहुत सारा काम आता है, सरफेसी का भी, DRT एक्ट का भी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का भी इनके पास काम आता है। और अपील कहाँ पे जाती है? DRAT के पास। उसके बाद जो चेयरपर्सन है उसके पास ये भी पावर होती है। अब एक चेयरपर्सन है एपिलेट अथॉरिटी का, जो डेट रिकवरी एपिलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन है उसके पास पावर है कि अगर किसी और PO के पास, POs उसके अंडर हो गए ना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में POs होते हैं, उनके पास जो भी एप्लीकेशंस आई हैं वो एक PO से दूसरे PO को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो इनके अंडर 50 POs काम कर रहे हैं अलग अलग डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, तो एक PO की एप्लीकेशन उठा के दूसरे PO को दे सकते हैं। हो सकता है इन्हें एप्लीकेशन मिली हो कि हमारा तो जो केस है इस DRT से इस DRT में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल से मांग सकते हैं कि आप हमें पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन दो कि आपके पास कितने केस आए हैं, कितने केस पेंडिंग हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। वो सारी चीज़ें रिव्यू कौन करता है? डेट रिकवरी एपेलेट जो ट्रिब्यूनल है उनके जो चेयरपर्सन है उनके पास पावर्स है इन सबको रिव्यू करने की, कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवाने की, POs के साथ मीटिंग्स करने की। ठीक है, और अगर इन्हें लगता है कि किसी भी PO ने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी है उसकी कुछ इस पोस्ट को होल्ड करने की, तो वो फिर उसकी रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सबमिट कर सकते हैं। तो चेयरपर्सन के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं। तो जब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास कोई भी केस आता है, केस आने से पहले अगर एक बैंक ने किसी को लोन दिया है 25 लाख का और वो बंदा लोन नहीं वापस कर रहा, तो पहले बैंक क्या करेगा? उस बोरवर को नोटिस भेजेगा कि भाई तुम पैसे वापस कर दो, नहीं तो हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाने वाले हैं। अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देता है, पैसे नहीं वापस आ रहे हैं बैंक के, तो फिर एप्लीकेशन फाइल होती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन ऑब्वियसली 20 लाख या उससे ज़्यादा का क्लेम होना चाहिए। अगर मान लो एक राम नाम का पर्सन है, उसने ICICI से भी लोन ले रखा है, SBI से भी लोन ले रखा है और उसने HDFC से भी लोन ले रखा है, तो अगर ICICI इसके खिलाफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाता है, राम के खिलाफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाता है, तो इवन SBI और HDFC भी इसे पूरे प्रोसेस के दौरान कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं कि हम भी एप्लीकेंट बनना चाहते हैं, हम भी इस सेम पर्सन के खिलाफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली वर्डिक्ट आने से पहले पहले उन्हें ज्वाइन करना होता है। तो ICICI, SBI, HDFC सब मिलके भी इस पर्सन के खिलाफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अब जो ट्रिब्यूनल है वो शो कॉज नोटिस देगा उसको कि 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर शो कॉज नोटिस होगा और उसे बोलेगा कि अपनी जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्क्लोज करो। अब केस सॉल्व करने के लिए, ये पैसा वसूलने के लिए, जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो उस पर्सन की प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है। फुली पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है, पार्शली भी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है कि इन्हें लो और इनको बेच के पैसा आप वसूल लो। ठीक है, और जो भी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT सर्टिफिकेट जारी करेगा रिकवरी के लिए कि ये है तो सर्टिफिकेट, इसके अगेंस्ट अब इस पर्सन से पैसा रिकवर किया जाए, उसे कोर्ट के ऑर्डर की तरह समझा जाएगा।
इवन इन ऑर्डर्स को यूज करके एक कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस, बंद करने का प्रोसेस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बंद करने का प्रोसेस भी इनिशिएट हो सकता है। किसी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है कि इस पर्सन का तो कि अब कैपेसिटी नहीं है पे करने की, इससे इस तरीके से पैसे वसूले जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज को अटैच करके। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास आती है उसे 180 डेज के अंदर, एप्लीकेशन रिसीव होने के 180 डेज के अंदर उसे सॉल्व करना होता है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि स्पीडी प्रोसेस है। ठीक है, अगर किसी को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट नहीं पसंद आया तो पार्टीज के पास क्या ऑप्शन है कि वो डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो पहले डिसीजन हुआ है वो पार्टीज की कंसेंट के साथ हुआ है कि राम ने और आईसीआईसीआई बैंक ने कंसेंट दिया है अपना कि ठीक है हम मानते हैं रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात को, फिर वो अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं फिर वो अपील कर सकते हैं। डीआरटी का ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अंदर, कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव होने के 30 डेज के अंदर अंदर अपील की जा सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अब राम को बोला गया कि चलो इनके पैसे वापस करो, आप पैसा दो इनको। राम कहता है कि नहीं मुझे अपील करनी है, तो फिर उसे 50% ऑफ द अमाउंट शोन एज ड्यू इन द ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय द अपेलेंट। जिसको अपील करनी है तो राम को तो 50% जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसे वो पहले जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपील कर सकता है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो इस अमाउंट को 25% भी कर सकता है कि 25% पैसा जमा करो और अपील कर दो। अब जो ट्रिब्यूनल है उसके पास अब अपील जाएगी तो वो क्या कर सकता है, कह सकता है कि जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, या वो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, या उसको बिल्कुल ही साइड पे कर सकता है कि ये तो गलत है, मैं नया ऑर्डर पास करूंगा। ठीक है, अब जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दे दिया वो उसकी कोई फिर आगे सुनवाई नहीं है। सिर्फ रिट डाली जा सकती है हाई कोर्ट में, या फिर स्पेशल लीव पिटीशन डाली जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वैसे अपील का कोई प्रोसेस नहीं है कि पहले ट्रिब्यूनल से डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल गए फिर कहीं और चले गए। अपील इसके आगे नहीं होती। लेकिन अगर आप रिट जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226, और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, स्पेशल लीव पिटीशन डाल के आप आगे केस दर्ज कर सकते हो। लेकिन वैसे अपील का फॉर्मेट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जो भी केसेस आते हैं उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर, डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन आने के 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रोसेस को सॉल्व करना होता है। तो अगर इंडियन जुडिशरी को देखें उस हिसाब से तो ये 180 दिन, 30 दिन, 6 महीने कुछ भी नहीं है। आराम से ही इतने तो कोर्ट केसेस चलते ही हैं सालों साल, उस हिसाब से ये काफी कम टाइम के अंदर आपके केसेस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब एक ट्रिब्यूनल रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करता है वो किसको देगा, रिकवरी ऑफिसर अब एक अपॉइंट होगा। रिकवरी ऑफिसर अब ये पैसा सारा रिसीव अब वसूलने की कोशिश करेगा। वो कैसे कर सकता है, जो पर्सन है, जैसे इस केस में कौन था, राम था, राम ने पैसे उधार लेके वापस नहीं किए थे, तो रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, या तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, सेल कर देगा, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हुई है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हुई है, उनको बेच के पैसा वसूल करवाएगा। ठीक है, हो सकता है टेक वो पोजेशन ले ले प्रॉपर्टी का जिसपे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है या कोई और प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसको फिर सेल कर दे जिसपे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड था, जो गिरवी रखी थी उसे भी उसे अपनी पोजेशन में लेके सेल कर दे, या दूसरी कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है राम की उन्हें अटैच करके भी पैसा वसूल सकता है। उसके पास पावर है राम को अरेस्ट और डिटेंशन करवाने की प्रिजन के अंदर। ठीक है, वो एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं ताकि जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसे मैनेज किया जा सके। ठीक है, एकदम से तो सब कुछ बिकता भी नहीं है, तो उसे मैनेज करने के लिए एक रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब जो राम है, ठीक है, जो डिफेंडेंट था जिसने पैसे देने थे, अब वो आरओ को नहीं बोल सकता कि तुमने जो अमाउंट है सर्टिफिकेट के अंदर वो गलत है, कि रिकवरी सर्टिफिकेट को मैं नहीं मानता, इसमें 10 लाख दिए, मैं तो 5 लाख ही दे सकता हूँ। वो आरओ के सामने कोई डिस्प्यूट नहीं रेज कर सकता। ठीक है,
पीओ जो होगा ट्रिब्यूनल का, उसी के पास पावर होगी कि वो अपना रिकवरी सर्टिफिकेट को चेंज कर सके या विड्रॉ कर सके। तुम रिकवरी ऑफिसर को कुछ नहीं बोल सकते कि मैं नहीं दूंगा या तुम चेंज करो, उसके साथ कुछ नेगोशिएशन नहीं, उसका काम है तुम्हारी प्रॉपर्टी को अटैच करना, ठीक है। और आप ट्रिब्यूनल को बोल सकते हो कि आप अपने जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर दो। तो ट्रिब्यूनल के डिसीजन आने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन डाल सकता है राम कि आप अपना जो आपने ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी जारी किया है आप इसको रिव्यू कर दो, ठीक है। इसके अलावा वो पीओ से टाइम मांग सकता है कि मेरे को टाइम चाहिए ये पैसा देने के लिए, लेकिन अगर वो टाइम मांगता है एक्स्ट्रा तो उसे पहले 25% अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। तो अगर 1 करोड़ ड्यू है देने के लिए, रिकवरी ट्रिब्यूनल ने बोला कि चलो 1 करोड़ दो, इसका सामान बेचो और 1 करोड़ वसूल करो, तो राम बोलेगा कि रुको मैं तुम्हें 25 लाख दे देता हूँ, 25% ऑफ द अमाउंट मैं तुम्हें दे देता हूँ, बाकी मैं धीरे धीरे दे दूंगा। लेकिन जब वो ये बात मान जाता है कि तुम 25 लाख ले लो मुझे एक्स्ट्रा समय दे दो, तो वो अपील करने का राइट खो देता है फिर वो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करने का राइट खो देता है अगर वो टाइम मांग लेता है कि मुझे इतना टाइम दे दो, अभी 25% रखो, बाकी का मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो राम है, राम ने तो आईसीआईसीआई से लोन लिया है जिसके लिए अब ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि पैसे वसूलो। हो सकता है कि राम ने किसी को पैसे उधार दे रखे थे, राम ने मान लो करण नाम के पर्सन को लोन दिया हुआ था, अब ये करण इसको पैसे लौटाने की बजाय रिकवरी ऑफिसर बोल सकता है कि करण को कि तुम मुझे पैसे दो, मुझे रिसीव करने दो। तो रिकवरी ऑफिसर में आस्क सच पर्सन टू पे द अमाउंट टू आरओ एंड नॉट टू डिफेंडेंट। वो बोलेगा करण को कि राम ने तो हमारे पैसे देने वाले हैं तो इसको मत दो, तुम हमें दे दो, तो रिकवरी ऑफिसर पैसे ले सकता है। हो सकता है जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हों, जो प्रॉपर्टीज अटैच की हैं, और राम ने क्या किया हुआ है, राम ने प्रॉपर्टीज जो अटैच की गई हैं उनके खिलाफ अगेंस्ट पहले ही कहीं और से भी लोन ले रखा है किसी थर्ड पर्सन से। मान लो उसने अजय नाम के एक पर्सन से लोन लिया हुआ था, गिरवी के रखी हुई थी वही प्रॉपर्टीज जो ट्रिब्यूनल ने अटैच कर दी हैं। तो इस केस के अंदर अजय बोलेगा कि रुको तुम ये प्रॉपर्टी बेच के पैसा नहीं वसूल सकते, मेरा इस पे ऑलरेडी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, इसने ये प्रॉपर्टी गिरवी रख के मुझसे पैसा लिया हुआ है। तो यहाँ पे रिकवरी ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट रिकवरी ऑफिसर बोल रहा है ना कि प्रॉपर्टीज अटैच कर दो, थर्ड पार्टी का जो इंटरेस्ट है, अजय का जो इंटरेस्ट है, उसके खिलाफ भी अपील दायर हो सकती है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आरओ कैन बी फाइल्ड बाय द थर्ड पार्टी कि नहीं ये तुम अटैच मत करो, इसमें तो मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जो ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल हैं वो बाउंड नहीं है कि उन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर देना है। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जस्टिस किस तरीके से हो रही है, वो ऑर्डर वो पास करेंगे, अपने हिसाब से अपने प्रोसीजर को वो रेगुलेट करते हैं। अब जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें कोई भी कंपनी कोर्ट स्टे नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसका जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जो एक्ट है वो कंपनीज एक्ट से ऊपर है, उसको ओवरराइड करता है। तो कंपनीज एक्ट का जो कंपनीज कोर्ट होगा वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के किसी भी काम को रोक नहीं सकता है, उस पे स्टे नहीं लगा सकता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द डीआरटी इन्फोर्सेस प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट 2002, ये हमने देखा था कि डीआरटी सरफेसी की प्रोविजंस को भी लागू करता है, तो ये सही है। द डीआरटी कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द सिविल प्रोसीजर कोड, ऐसा तो नहीं है, दे कैन ट्रेवल बियॉन्ड सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अलावा भी नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी वो वर्डिक्ट पास कर सकते हैं, ये करेक्ट नहीं है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कैन हेयर क्लेम्स ऑफ डैमेजेस और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ लेंडर्स, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है कि डीआरटी लेंडर्स ने कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, लेंडर्स ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके खिलाफ वो कोई भी अपील या कोई भी केस नहीं सुनते हैं, तो ये भी गलत है। तो हमें करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट इज ए। चलिए, अब बात करते हैं सरफेसी एक्ट की। डीआरटी हमने देख लिया, 20 लाख से ऊपर का डेट है, आप चले जाओ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, एप्लीकेशन डाल लो, आपका काम हो जाएगा वहां पे जाके। सरफेसी का मतलब क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसमें दो
क्वेश्चंस आ रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, अब जो सामान ना गिरवी रखा हुआ है, अब एक बैंक है उसके पास ना लोगों ने सामान गिरवी रखा, अब वो सामान गिरवी रखा, अब उन्होंने पैसा नहीं वापस किया, अब बैंक के पास ना 10 तो लैंड पड़े हैं अलग अलग, 25 घर पड़े हैं जो गिरवी रखे गए थे, लेकिन अब वो पैसे उनके खिलाफ आया नहीं, तो अब ये 10 लैंड और 25 घर बैंक ने अपनी पोजेशन में रख लिया। अब बैंक क्या करेगा इसका, बैंक को कितना टाइम लगेगा इनको करने में, हो सकता है कि ना बिक रही हो, जो एसेट्स हो वो इलिक्विड हो, वो ना बिक रही हो, तो ऐसी जो एसेट्स हैं इनको एक्वायर कर लेती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। वो कहती है ये पकड़ाओ हमें, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक को बोलती है ये पकड़ो तुम पैसा, ये एसेट्स हमें दे दो। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, इन एसेट्स को लेगी, इलिक्विड एसेट्स को पकड़ेगी और इनको बेस बना के इनके अगेंस्ट हो सकता है बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दे। बॉन्ड्स अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रहे हैं, इन घरों से। इन घरों को वैसे बेचना मुश्किल है, वैसे ये लिक्विड नहीं है, इनको कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन इन सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, 10 घर, 10 लैंड के पीसीज हैं, 25 जो हमारे पास घर पड़े हैं, इनको पूल करके इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज इशू कर दी, जैसे बॉन्ड्स इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, एआरसी उनको बेचेगा, उससे फिर पैसा कमाएगा। ठीक है, और उस पैसे का कुछ हिस्सा किसके पास चले जाएगा, बैंक के पास, जिन्होंने इन चीजों को अपने पास रखा हुआ था, अपने पास अटैच कर लिया था, क्योंकि जिस पर्सन की ये प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने लोन अपना वापस नहीं किया है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कुछ इमूवेबल इलिक्विड एसेट्स को हम पूल करते हैं और उनके अगेंस्ट हम नई सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू कर देते हैं, उसे बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। याद रखना, सिक्योरिटीज इशू करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन। रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो सकता है कि आपकी कोई कंपनी है, उसे उसने लोन लिया था लेकिन अब वो पैसा नहीं चुका पा रही है, तो अब कंपनी की सारी एसेट्स, कंपनी की सारी मैनेजमेंट कौन देखने लग जाएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कि तुम्हारे पास तो नहीं है वो कैलिबर इसे मैनेज करने का, हम इसकी मैनेजमेंट को ओवरटेक करते हैं, या जो भी लोन्स हैं इस कंपनी ने ले रखे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये एक्ट क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसकी पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो। तो सरफेसी एक्ट जो है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पावर देता है कि जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं, जो उन्होंने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था, जिनके अगेंस्ट उन्होंने लोन दिया था, डिफॉल्ट के केस में बिना कोर्ट के पास जाए, बिना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाए, वो अपना पैसा वसूल लें। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट होना जरूरी है, यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर ही इसको चूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा लोन दिया है जो अनसिक्योर्ड है, जिसके लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ था पर्सन ने लोन लेते समय, वो सरफेसी एक्ट के अंडर नहीं आएगा। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वही सरफेसी एक्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एसेट्स हैं जिन्हें गिरवी रखा था उन्हें ही यूज करके पैसा वसूला जाएगा। कैसे, या तो सिक्योरिटाइजेशन कर दो या रिकंस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट में सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही आ सकते हैं। ये पूरे इंडिया पे लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब लगा कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से भी बात नहीं बन रही है, कोर्ट केस बहुत लंबे चलते हैं, तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म निकाला जाए, ना कोर्ट के पास जाना चाहे, ना डीआरटी ट्रिब्यूनल वाला प्रोसेस, जो वो एक्ट वाला प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े। तो उसके लिए फिर हमारे पास आया सरफेसी एक्ट। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है, इनकी हमने बात कर ली है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पावर आ जाती है कि जो भी उन्होंने सिक्योरिटीज गिरवी रखी हैं उनको यूज करके वो अपना पैसा वसूल लें, जो भी बोरोवर ने गिरवी रखा था उसको यूज करके अपना पैसा वसूल लें। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक जो है नोटिस इशू करता है बोरवर को कि देखो तुम्हारे पास 60 दिन का पीरियड है, तुम अपना ये पैसा वापस कर दो। ठीक है, और फिर भी अगर वो बैंक नोटिस आने के बाद भी बोरवर पैसा वापस नहीं करता है, तो बैंक क्या कर सकता है, जो लोन सिक्योरिटी थी, किसी ने अपना होम गिरवी रखा था, उसकी पोजेशन ले सकता है। ठीक है,
उस सिक्योरिटी को लीज पे दे देगा, सेल कर सकता है या किसी और को असाइन कर देगा वो इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, मान लो एक रमेश नाम का पर्सन है, उसने आईसीआईसीआई से लोन लिया था। अब लोन का पैसा तो चुकता हुआ नहीं, तो रमेश का घर जो था, जो उसने गिरवी रखा था, अब बैंक के पास पावर है, या तो इसकी पोजेशन ले सकता है, या इसको लीज पे कर देगा, सेल कर देगा, या इसको, इस इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर कर देगा। जैसे आप अपनी पॉलिसी असाइन कर देते हो, अपने बिल रिसीवेबल किसी और को असाइन कर देते हो, उसी तरीके से बैंक ये घर भी किसी और को एज अ सिक्योरिटी असाइन कर देगा, या फिर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि तुम इसे मैनेज करो। तो मतलब बैंक के पास सब कुछ उसके रिलेटेड पावर आ जाती है। सरफेसी एक्ट का जो एप्लीकेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि एक्ट तो 2002 में आया है, लेकिन कोई 1999 का केस है, कोई 2000 का केस है, पुराने जो केसेस हैं वो भी इस एक्ट के अंडर कवर हो सकते हैं कि आप सरफेसी एक्ट का सहारा ले सकते हो। तो बैंक को ये पावर कहाँ से आ रही है कि वो घर को अपने साथ घर को अपनी पोजेशन में ले लें, सरफेसी एक्ट के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो ये एक्ट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, डिबेंचर्स ट्रस्टीज एज आल्सो टू हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज हुज नेम्स आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब पे ये एक्ट लागू होता है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, उन सब पे सरफेसी एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम क्या होता है, जितने भी ये एसेट्स हैं बैंक के पास, अब उनसे अब बैंक तो कुछ नहीं कर सकता, उनको ले लेता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, बोलती है हमें दे दो, हम इससे पैसा कैसा बनाना है हम देख लेंगे। जो भी तुम्हारे पास ये घर वर पड़े हैं, जो प्रॉपर्टीज पड़ी है, मॉर्टगेज जो किसी ने पैसा नहीं दिया तुम्हारा, वो हमें दे दो, हम उनको टेक ओवर करेंगे और हम उसे मैनेज कर लेंगे। तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं। ठीक है, और ये एक्ट कब लागू होता है, जहां पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग पेमेंट of any financial asset is more than 1 lakh and the amount due is 20% or more of the principal amount and interest। जहाँ पे जो केस है कितने का है, 1 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 1 लाख, और जितना भी अमाउंट ड्यू है उसका 20% से ज्यादा अगर इंसान ने नहीं दिया। अब मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया था बैंक से, मैं 9 लाख तो दे चुकी हूँ, यानी कि मैं 90% तो चुका चुकी हूँ, सिर्फ 10% रह गया है चुकाना, तो ये सरफेसी एक्ट के पास केस नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ 10% रहता है। ड्यू कितना होना चाहिए, 20% और मोर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ड्यू होना चाहिए, तब वो केस सरफेसी के पास जा सकता है। अगर किसी का 4-5% पैसा ही रह गया जो उसने नहीं चुकाया, वो केसेस सरफेसी के पास नहीं जाते हैं। अगर जो चीज गिरवी रखी गई है, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट किस पे क्रिएट किया गया है, एग्रीकल्चरल लैंड पे, वो सरफेसी एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है। ये किसी और एक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया गया हो कि ये चीज गिरवी नहीं रखी जा सकती या इस पे ये लाइबल टू अटैचमेंट नहीं है, वो फिर सरफेसी एक्ट के अंडर नहीं आता है। तो एग्रीकल्चर लैंड सरफेसी एक्ट के अंडर नहीं आएगा कि किसी ने अपना एग्रीकल्चर लैंड गिरवी रख के लोन ले लिया, वो बैंक फिर सरफेसी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि गिरवी क्या रखा हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड को गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, और डेट्स जो ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर है विल गेट प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर क्लेम्स। ठीक है, अगर किसी की डेट है सिक्योर्ड क्रेडिटर की, उसको पहले क्लेम करने का मौका मिलेगा। इवन टैक्सेस, सेस वगैरह जो सरकार को देने वाले हैं, उनको चुकाने से पहले भी क्या पहले चुकता होगा, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसका पैसा चुकाया जाएगा। अगर एक कंपनी है, उसने बैंक को पैसा चुकाना है, अंडर सरफेसी एक्ट वो आता है, तो फिर पहले बैंक का पैसा चुकाया जाएगा। कोई टैक्स सेस देने वाले हैं वो सब बाद में, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का पैसा। तो सिक्योरिटाइजेशन में कैसे काम चलता है, ये बोरोवर है, इसने अपना सिक्योरिटी गिरवी रखी बैंक के पास और पैसे ले लिए, अब इसने पैसे देने से मना कर दिया वापस। अभी जो सिक्योरिटी है, बैंक कहता मैं कहाँ मैनेज करूंगा, वो अपनी सिक्योर्ड एसेट किसको ट्रांसफर कर देगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कहेगी ये लो कैश, ठीक है, ये तुम कैश पकड़ो, एसेट हमें दे दो। तो जो भी तुम्हारे पास एक घर लैंड गिरवी पड़ा हुआ है ये हमें दे दो, जिसके अगेंस्ट जो एनपीए बन चुके हैं। अब बैंक दे देगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये सारे घरों को
एक पूल में लेके आएगी, इनके अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स जारी कर देगी, बॉन्ड्स इशू कर देगी, डिबेंचर इशू कर देगी और लोग उन्हें खरीद लेंगे। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास पैसा आ गया, इन्होंने पैसा किसको दे दिया, इसको, तो बैंक जो है नुकसान से बच गया। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है अपने पे बर्डन ले रही है, उनको बोल रही है तुम ये पकड़ो अपना पैसा, ये एसेट्स हमें ट्रांसफर कर दो, हम इससे पैसा कमा लेंगे। ठीक है, अब अंडर सरफेसी एक्ट्स व्हेन द लेंडर इंटेंड्स टू टेक एन एक्शन फॉर टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी एक्ट, द बोरोअर कैन फाइल एन अपील टू द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर सरफेसी एक्ट के अंडर बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पोजेशन लेने का सोच रहा है कि मैं पोजेशन ले लूं सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर, तो जो बोरोअर है, उस केस में कौन था, राम था, मान लो राम ही है जिसने रमेश ले लीजिए, ठीक है, रमेश नाम का पर्सन है, उसने आईसीआईसीआई से लोन लिया, अब लोन चुकाया नहीं, तो रमेश ने जो घर गिरवी रखा है, आईसीआईसीआई कहता मैं इसकी पोजेशन ले लूंगा, तो रमेश डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है कि मैं जो सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक मेरी एसेट को लेने जा रहा है, तो वो अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी खुश नहीं है, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहता है, तो जाए, 30 दिन के अंदर अंदर जाए, लेकिन उसे जो डेट का 50% पैसा है, जो डीआरटी ने ऑर्डर किया था कि नहीं नहीं तुम्हें तो चुकाना ही पड़ेगा, उसे 50% पैसा जो है अपना वहां पे जमा करवाना पड़ेगा। पहले 50% चुकाओ, उसके बाद डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ। ऑब्वियसली ये अमाउंट रिड्यूस किया जा सकता है टू 25%। तो इसके अंदर हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है सरफेसी के अंडर, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, मूवेबल भी आएगी, इमूवेबल भी आएगी। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सब आते हैं सरफेसी के अंदर। डीआरटी में कोऑपरेटिव नहीं आ रहा था ना इसमें कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सब सरफेसी एक्ट का सहारा ले सकते हैं अपना पैसा वसूलने के लिए। इस एक्ट के अंदर ओरिजिनेटर किसको बोला जाएगा, ओनर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट who which is acquired by the asset reconstruction company for the purpose of securitization और asset reconstruction। अब एसेट किसके पास थी, आईसीआईसीआई के पास आ गई ना, क्योंकि रमेश ने तो पैसा वसूल दे नहीं पाया अपना, तो आईसीआईसीआई ने उसका घर अपने पास रख लिया। अभी जो घर है ये अब किसका हो गया, आईसीआईसीआई का, तो आईसीआईसीआई हो जाएगा ओरिजिनेटर, और इस एसेट को कौन ले जाएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले जा सकती कि या तो इन सबका पूल बना के मैं सिक्योरिटीज बेच दूंगा, या फिर इसे मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। ये रिकंस्ट्रक्शन कब होती है, या तो लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दो, या फिर इसके अंदर क्या होगा, कोई कंपनी है, कंपनी बैंक ने बोल दिया कि अब हमें दे दो, तुम तो पैसा नहीं वापस कर रहे अपना, तो हम इसको ले रहे हैं, तो इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी की मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेगी, उसको सुधारने की कोशिश करेगी, पैसे वसूलने की कोशिश करेगी। तो सिक्योरिटाइजेशन मींस एक्वायरिंग अ फाइनेंशियल एसेट बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम द ओरिजिनेटर यानी कि बैंक, वेदर बाय रेजिंग फंड्स बाय सच एआरसी फ्रॉम qualified buyers, by issuing security receipts representing undivided interest in such financial assets और otherwise। ये मुश्किल भाषा में ले, लेकिन वही है कि घर लिए, सारे पूल बनाया उनका, उनके खिलाफ अपना डेट डिबेंचर वगैरह बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो नॉन लिक्विडेटेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिन्हें पैसे में कन्वर्ट करना बैंक के लिए मुश्किल हो रहा था, एआरसी उनको पकड़ के क्या करेगा, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस है जिससे कि नॉन लिक्विड एसेट्स को उन्होंने सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके बेच दिया। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे ये सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। किन पे लागू नहीं होगा, प्लेज जहां पे हो रखा है मूवेबल प्रॉपर्टी का अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लियन हो रखा है गुड्स का, मनी का या किसी भी सिक्योरिटी का अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट, या कोई भी एक्ट जो उस टाइम पे हो, तो लियन हो रखा है, प्लेज हो रखा है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट वेसल पे क्रिएटेड है अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, उन पे भी ये लागू नहीं होगा। क्रिएशन हुआ है सिक्योरिटी इंटरेस्ट का किस पे, एयरक्राफ्ट पे अंडर द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, उस पे भी सरफेसी लागू नहीं होता है। अनपेड सेलर के जहां पे राइट्स आ जाते हैं, मान लो कि एक पर्सन है, वही रमेश की एग्जांपल लेते हैं, उसकी ना फैक्ट्री है, उसने फैक्ट्री के जो गुड्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, उनको गिरवी रख के लोन ले लिया।
ठीक है, रमेश ने ये गुड्स किससे खरीदे थे? करण से। और रमेश ने इन गुड्स का जो पैसा है करण को दिया नहीं था, क्रेडिट पे खरीद लिया, करण को बाद में पैसा दिया नहीं, और उन्हीं गुड्स को यूज करके लोन ले लिया आईसीआईसीआई से। इस केस के अंदर अनपेड सेलर कौन है? करण है। उसके राइट्स अड़ गए ना बीच में आके। उन वो गुड्स किसने बेचे थे? करण ने। उसको पैसा मिला नहीं है, तो वो अनपेड सेलर के राइट्स बीच में आ गए। ऐसे जो मामला होता है उन पे भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, 1 लाख से नीचे का जहां पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वहां पे भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। एग्रीकल्चरल लैंड पे भी लागू नहीं होता है। जहां पे बोरवर ने जो पैसा चुकाना है वो 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट से कम बचा है, बाकी सारा उसने दे दिया, अब 20% से कम बचा है, वहां पे भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, अब जो भी डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है, इवन सरफेसी एक्ट के अंडर भी जो लेंडर है, जो बोरोवर है, वो जा सकता है ना डीआरटी के पास। तो डीआरटी के पास जाएगा, फिर डीआरएटी के पास जाएगा। तो डीआरएटी के खिलाफ अगर आपको अपील दायर करनी है तो मैंने बताया था कि जा सकते हो अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जा सकते, लेकिन आपको लगता है कि लीगली प्रॉब्लम है, लॉ में कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, तो विद इन 45 डेज डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास केस दायर होता है। सुप्रीम कोर्ट तभी इसे अपने पास अर्जी को एक्सेप्ट करेगा जब उन्हें लगेगा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। नॉर्मल केसेस को वो नहीं लेते हैं। अदरवाइज अगर कोई केस डीआरटी डीआरएटी के पास है, ठीक है, अगर कोई केस ऑलरेडी डीआरटी और डीआरएटी के पास चल रहा है, तो सिविल कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी को बीच में इंटरफेयर करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, कोई भी इंजंक्शन, कोई भी केस पे रोक नहीं लगाई जा सकती किसी भी और कोर्ट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर वो केस डीआरटी या डीआरएटी के पास है। ठीक है, तो डीआरटी के पास अपने वाले केसेस भी आ रहे हैं, सरफेसी वाले भी आ रहे हैं। तो सरफेसी में आपको याद रखना है सिक्योर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या था? अगर किसी पर्सन का दिवालिया निकल रहा है या उसकी कंपनी डूब गई है, तो वो कंपनी डूब रही है, उसका बचा कुचा सामान बेचना है, बेच के जिनका पैसा चलो वसूला जाता है उनको पैसा चुकाया जाए। ये प्रोसेस बहुत लंबा था, सालों साल तक जो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया किसी ने खुद को, और सालों साल वो लटके हुए हैं, लोगों के पैसे फंस गए हैं। वो प्रोसेस बहुत मुश्किल था। अगर मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा पैसा डूब गया है बिल्कुल ही, तो मुझे अब उस कंपनी को बंद करने में ही सालों लग जाते थे। वो प्रोसेस बहुत घटिया था। तो फिर अब जो सरकार आई थी 2016 में लेके आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है हमारे जो इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर्स को लेके बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो सबसे इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज देख लो, एक होती है इंसॉल्वेंसी, एक होती है बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि मैंने बोल दिया कि मेरे बस का तो नहीं है तुम्हारे पैसे चुकाना, मैं इंसॉल्वेंट हूं कि जो भी मेरा पैसा उधार है मैं नहीं चुका सकती, ये मेरी इनएबिलिटी है कि जो मेरा पैसा ड्यू है जो मैंने तुम्हें देना है मैं नहीं दे सकती, तो मैं इंसॉल्वेंट हूं। ठीक है, बैंकरप्सी होती है जब एक पर्सन को कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि ये पर्सन तो इनकेपेबल है, ये अपने ड्यूज नहीं पे कर सकता, ये कुछ भी नहीं पे कर सकता, ये दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंट मैं खुद को खुद ही डिक्लेयर कर देती हूँ। बैंकरप्सी कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट बोलता है कि ये पर्सन डिक्लेयर हो चुका है, अथॉरिटी डिक्लेयर कर देती कि ये पर्सन नहीं अब कोई भी पैसा चुका सकता। ठीक है, लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है? जब भी कोई कंपनी वगैरह होती है या एलएलपी वगैरह है, जब उसे बंद करने का प्रोसेस होता है जिसे हम वाइंडिंग अप बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि अब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात करेंगे हम। इंसॉल्वेंसी मैंने बोल दिया मैं नहीं दे सकती, बैंकरप्सी में कोर्ट ने बोल दिया कि इसके पल्ले तो नहीं है पैसे, इस कंपनी के पास कुछ नहीं है, कोई पैसा, इसको बंद करो, वाइंड अप करो या और प्रोसीजर करो। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है इसमें 3 मेन प्रोविजंस हैं। जहां पे भी इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन की बात आती है कंपनीज के रिगार्डिंग,
कंपनीज LLPs की रिगार्डिंग बात आती है, जहां पे जो डिफॉल्ट किया है, जो पैसा चुकाने में डिफॉल्ट है वो कम से कम 1 करोड़ का है, वहां पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू होगा। तो कंपनीज वगैरह के मामले में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की डेट होनी चाहिए, तब डिफॉल्ट होना चाहिए चुकाने में, तब जाके ये लागू होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अगर मामला है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी इंडिविजुअल्स का, मेरा आपका आम किसी इंसान का, या पार्टनरशिप फर्म का, जहां पे डिफॉल्ट 1,000 रुपए से ज्यादा का है, वहां पे भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगता है। ठीक है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बात करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने की। तो उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर है कि अगर पैसा किसी ने नहीं चुकाया है कंपनी ने, और वहां पे कितने से ज्यादा का डिफॉल्ट है, 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट है, तो क्या आएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आएगा। यहाँ पे भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व होगा, आप अभी देखना। ठीक है। IBC इज नॉट फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग्स थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी और कोर्ट अटैचमेंट। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपका लोन नहीं चुकाया तो आपका बैंक मेरे पे IBC लगा देगा, नहीं। हो सकता है मेरा कोई दिवालिया नहीं निकला, मैं चुकाना चाहती हूँ, मैं चुका नहीं रही हूँ, वहां पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड नहीं होता। ये कोई गिरवी रखी हुई चीजों के अगेंस्ट पैसा वसूलने के लिए नहीं है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये क्यों है, ये एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट मशीनरी एस्टैब्लिश करता है, ताकि एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाया जा सके कि अगर डेटर फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो क्रेडिटर्स का पैसा तो फंसा पड़ा है, तो इससे बाहर कैसे आया जा सके। नॉर्मल लोन वोन की बात नहीं है। अब जैसे किंगफिशर था, उनका तो दिवालिया ही निकल गया था ना। अब इस प्रोसेस, क्या हम प्रोसेस फॉलो करें, क्या मशीनरी फॉलो करें कि ये प्रोसेस को सॉल्व किया जा सके, जितना पैसा जिसका बनता है उसको दो, जितना वसूला जा सकता है, और उसके बाद इसे वाइंड अप करो। उसके लिए फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की जरूरत पड़ती है। ये कोई सरफेसी जैसा नहीं है, उससे डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग करने की बात हो जाए, कि कंपनी में का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करो, इसकी मैनेजमेंट चेंज करो, नए ओनर को दे दो, नए प्रमोटर लेके आओ, या इनकी एसेट्स को बेच दो, या कुछ भी नहीं बन रहा तो कंपनी बंद कर दो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर। ठीक है। अब जो सरफेसी एक्ट था उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि एसेट गिरवी है, वो बंदे ने पैसा नहीं चुकाया, तो फिर वो ARC कंपनी को एसेट्स दे देता है, ARC संभाल लेती है, या फिर बैंक खुद ही अंडर सरफेसी उन्हें बेच के अपना पैसा वसूल लेता है। वहां पे दिवालिया निकलने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे दिवालिया निकलने वाला है, या डेटर ने खुद ही बोल दिया कि मेरे हाथ खड़े, मैं नहीं चुका सकता, वहां पे आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर मेजर मेजर चीजें हैं। एक तो आपका IBBI इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। फिर आता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसीज, या फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, या जिनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी बोलते हैं। फिर इसमें आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहाँ जरूरत पड़ती है, जहां पे कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटीज के केसेस होते हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मैंने कहा था ना, आता है IBC में। कहाँ आता है, जहां पे इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म्स का केस होता है, वहां पे पिक्चर में आ जाएगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस करना है, अपील करनी है, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील करनी है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाया जाता है। ठीक है। तो इस कोड के अंदर एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गया है ऑफ इंडिया 2016 के अंदर। ये रेगुलेशन का काम करता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर जितने भी इंसॉल्वेंसी को लेके काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, जितनी भी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, उनका ओवरसाइट रखना कौन करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ये रूल्स बनाता है कि क्या प्रोसेस होगा इंसॉल्वेंसी का, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कैसे चलेगा, लिक्विडेशन कंपनी को बंद करना है कैसे होगा, इंडिविजुअल का इंसॉल्वेंसी कैसे रिजॉल्व होगा। तो ये सारी चीजें, बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी कैसे होगा, ये सारा बोर्ड करता है। इस बोर्ड में 10 मेंबर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती। एक तो हो जाता है चेयरपर्सन, 10 हो जाते हैं मेंबर्स एक्स ऑफिशियो। इनका रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे का नहीं होना चाहिए।
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक के पर्सन यहाँ पे मेंबर बनते हैं। एक मेंबर आता है एक्स ऑफिशियो, नॉमिनेट करता है आरबीआई। 5 मेंबर होते हैं बाकी के, जिसमें से कम 3 फुल टाइम मेंबर होने चाहिए। इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। तो चेयरपर्सन और सारे मेंबर 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं या फिर 65 साल की उम्र तक अपॉइंट होते हैं। ठीक है। तो जो कॉरपोरेट है, जो कंपनीज हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैं, उनका जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, वो कौन इनिशिएट करता है? उनका कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने कंपनी को लोन दे रखा था, वो इनिशिएट कर सकता है कि भाई ये कंपनी तो मेरा पैसा नहीं वापस कर रही, इनका रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो। ऑपरेशनल क्रेडिटर, किसी ने जैसे मान लो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए थे कंपनी को, उस कंपनी ने उसका पैसा नहीं दिया। इवन जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग भी ऑपरेशनल डेट के अंदर आता है, इट इंक्लूड्स क्लेम इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयज हैं उनके पैसे नहीं दिए हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को कोई कंपनी ने पैसे नहीं देने थे, नहीं दिए हैं, वो सारी ऑपरेशनल डेट है। तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, वो भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करो, इंसॉल्वेंसी इनकी डिक्लेयर करो, इनकी कंपनी से हमें पैसे दिलवाओ। ठीक है। या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट होते हैं कॉर्पोरेट डेटर्स के। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का क्या मतलब है? कॉर्पोरेट के जो डेटर होते हैं, कॉर्पोरेट डेटर जिन्होंने पैसा लिया है खुद से, वो भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, हमारा तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करो। वो भी खुद से भी दायर कर सकते हैं। उनकी कंपनी में कोई जो ऑपरेशन या रिसोर्सेज मैनेज कर रहा था, या फाइनेंशियल अफेयर्स को जो कंट्रोल या सुपरवाइज कर रहा है, वो खुद ही कह दे कि भाई इनके पास तो नहीं है, इनका तो रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो। तो जब भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखो डेटर भी बोल सकता है, जिसने पैसे देने हैं वो खुद ही बोल देगा कि नहीं है जी, वो खुद बोलेगा, या वो किसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू बुलवाएगा कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी को कि देखो जी पैसे नहीं है, प्रोसेस स्टार्ट कर लो। क्रेडिटर खुद भी या अपने रेजोल्यूशन किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है इस कोड के अंदर, उसमें से एक थी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसीज तो सेम ही है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। आईपीए कौन होती हैं? ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड हो एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, और इन्हें रेगुलेट करते हैं रेगुलेशंस 2016 की। ठीक है। अब ये कंपनी जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होती है, ये जो भी पर्सन बनाता है, उसे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है एज अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती हैं। ठीक है। अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। अब इनका काम क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज करती क्या है? ये जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। कौन देता है? आईपीएस देती हैं उनको मेंबरशिप। ठीक है। ये बताते हैं कि जो भी आईपीएस के अंदर हैं, आईपीएस बन रहे हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा। अपने मेंबर्स जो भी बने हैं इनके, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल का काम नहीं सही है, कुछ गलत करता है, तो उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड करना, कैंसिल करना, किसी मेंबर का कोई ग्रीवेंस है, वो सारा भी कौन देखते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज देखती है। और ये पब्लिश भी करती होती है कि हमारे ये फंक्शंस हैं, ये हमारे मेंबर्स हैं, ये हमारे मेंबर्स की परफॉर्मेंस है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ठीक है। उसके बाद अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते हैं। ये वो पर्सन होता है जो किसी आईपीए यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में एज एन मेंबर एनरोल हुआ है। ठीक है। एंड रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो मेंबरशिप लेनी पड़ती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए आईपीए की। ठीक है। और आईबीबीआई के पास भी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। ये सीए हो जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, ये सब जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनते हैं, जिनको थोड़ा सा इसमें जुडिशरी वगैरह का भी एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है। और ये
इंटरमीडियरी का काम करते हैं। एक्चुअल ग्राउंड पे ये लोग काम करते हैं। जब इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है या किसी कंपनी की लिक्विडेशन का काम होता है, तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बिचौलिए का काम करते हैं, बीच में सारा प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। और इनके काम को कौन गवर्न करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम यही है, लिक्विडेशन हो रही है उसको कराने में हेल्प करो, बैंकरप्सी हो रही है उसको कराने में हेल्प करो, ठीक है। और ये जिस आईपीए के मेंबर हैं वही इन्हें गवर्न करते हैं। एक और चीज आती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज ऐसी एंटिटीज होती हैं, वो भी अपने आप को कहाँ रजिस्टर कराती हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अपने आप को रजिस्टर कराती हैं। और ये ना डेटा मेंटेन करती हैं, ये डेटा रिपोजिटरीज होती हैं, ये सारा डेटा मेंटेन करती हैं, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं, उनको ऑथेंटिकेट करती हैं। और किसी और को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए उस डेटर के रिगार्डिंग, ताकि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अच्छे से टाइम पे हो सके, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है रिसीव करना, डिसेमिनेट करना, डिलीवर करना कौन करती हैं? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज करती हैं, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग और एपीलेट अथॉरिटीज कौन है इस प्रोसेस के अंदर? इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस चलता है तो उसमें फिर असली में कौन है ऑर्डर वगैरह देने वाली अथॉरिटी? इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो सिर्फ बिचौलिए हैं, असल में ऑर्डर वगैरह कौन पास करता है? जहां तक बात आती है कंपनीज वगैरह की, ठीक है, और जो भी आपके एलएलपीज है वहां पे ऑर्डर पास करते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एप्लीकेशन दायर होगी, ठीक है, क्रेडिटर भी दायर कर सकता है, डेटर भी दायर कर सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास कि देखो ये इनका इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, ठीक है, हम जितना पैसा वसूला जाता है हमें दिलवाया जाए। किसके पास केस दायर होगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। अगर यही केस इंडिविजुअल या फर्म्स का है तो किसके पास जाया जाएगा? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाया जाता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील करनी है, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील की जाती है। और इसकी तो आपको पता ही है, डीआरएटी के पास अपील दायर की जाती है, ठीक है। एजुकेटिंग एंड एपीलेट अथॉरिटीज यही है, एनसीएलटी और डीआरटी। एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड भी बनाया गया है कि जो भी लिक्विडेशन का प्रोसेस है, अगर कंपनी को लिक्विडेट करना है या बैंकरप्ट करना है उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड बनाया है। लोग, गवर्नमेंट भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, ओके। अब कोर्ट, अगर ये केस जो है इंसॉल्वेंसी का, जो पैसा फंसा हुआ है क्रेडिटर का 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। अपील फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है, फिर वो सारा कुछ देखते हैं और फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। या तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें क्या होगा? इसमें पहले देखा जाएगा कि in which the financial creditors assess whether the debtor's business is viable to continue and the option for its rescue and resurrection। मान लो जियो कंपनी कल लॉस में चली जाती है, ये जियो कंपनी अपने क्रेडिटर्स का पैसा नहीं वापस कर पा रही, क्रेडिटर किसके पास जाएगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाएगा कि जी इनका तो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट करो। अब इसके अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ये असेस करेंगे सबसे पहले कि क्या ये कंपनी को बचाया जा सकता है, क्या इस कंपनी को बचाया जा सकता है। अगर बचाया जा सकता है तो वो सजेस्ट करेंगे कि या तो जी इस कंपनी के मेंबर्स चेंज कर दो, चेयरपर्सन चेंज कर दो, डेट को रीस्ट्रक्ट कर दो कि ठीक है पहले आप हमारा पैसा वापस कर दो, चलो 5% के हिसाब से नहीं 3% इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा पैसा वापस कर दो, इस कंपनी को बचाया जा सकता है, इसमें ये चेंजेस कर दो, पैसा वसूला जा सकता है। दूसरा हो सकता है कि लिक्विडेशन करनी पड़े, जब ऐसा लगता है कि इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस नहीं काम करेगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं काम करेगा, इस कंपनी को नहीं बचाया जा सकता, फिर बात होती है लिक्विडेशन की कि इस कंपनी को करो बंद और जो एसेट्स थोड़ी बहुत हैं इनके पास उनको बेच के जितना पैसा वसूला जाता है उन्हें वसूला जाए। दो तरीके फॉलो किए जा सकते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर, या तो उसे बचाया जा सकता है तो किसी तरीके से डेट को चेंज कर दो, कंपनी की मैनेजमेंट को चेंज कर दो। लिक्विडेशन में क्या हो रहा है, कहेंगे इसको तो लिक्विडेट ही कर दो,
बंद कर दो इसको, ठीक है। अब जो भी कंपनी को लेके इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये एप्लीकेशन एडमिशन के 180 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए एक बार का 90 दिन का और एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी कि बात फिर कितने पे आ जाएगी, 270 दिन पे, ठीक है। तो जो भी कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें सारा टाइम मिला के, लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह का सारा टाइम मिला के, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद 330 दिन के अंदर अंदर इसको सब कुछ निपटारा करना ही करना पड़ता होता है। अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो कुछ कुछ चीज़ों पे मॉरेटोरियम लगाया जाएगा, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ पे प्रोहिबिशन लगाया जाएगा। एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा, पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि इनका तो जी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कौन करता है, एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब आप देखो यहां पे भी घूम फिर के साल तो लग ही रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। यहां पे एक और चीज लाई गई है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये लाया गया है एमएसएमईज के लिए। ये जो ऑप्शन है सिर्फ एमएसएमईज के पास अवेलेबल है। इसमें डेटर जो होगा, जिसने पैसे देने हैं, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर से अप्रूवल लेगा, ठीक है। अप्रूवल किन का मिलना चाहिए, कम से कम जिनके पास, जिनकी 66% वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेट हो। यानी कि मान लो एमएसएमई ने राम छोड़ो, आईसीआईसीआई से लोन लिया हुआ है 5 करोड़ का, ठीक है। और एचडीएफसी से भी लोन लिया हुआ है, ठीक है, 2 करोड़ का। तो टोटल कितना है, 7 करोड़ का लोन देने वाला है। ये कौन है, इनके फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं एक एमएसएमई के। तो जितनी ये डेट है, इसका 66% जिसके पास ड्यू है, ज्यादा किसके पास ड्यू है, आईसीआईसीआई के पास। तो उनका एटलीस्ट 66% क्रेडिटर्स का अप्रूवल होना चाहिए कि क्या हम प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अगर वो अप्रूव कर दें तो फिर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। कंपैरेटिवली सिंपलर प्रोसेस होता है और 120 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाता है। जो उतने तामझाम में नहीं फंसना चाहते कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लंबे प्रोसेस में, वो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एमएसएमईज को ये ऑप्शन मिलता है। और इसमें 66% जो फाइनेंशियल डेट है, जिनके पास क्रेडिटर्स की जिनकी डेट है, उनका अग्रीमेंट होना चाहिए, फिर ये प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इनिशिएट अ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। डेटर भी कर सकते हैं, क्रेडिटर भी कर सकते हैं, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के थ्रू भी करवाया जा सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। The provisions of insolvency and bankruptcy code apply to companies, LLPs लागू होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आता है। पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स के लिए कौन आता है, डीआरटी। तो सब पे ही लागू होता है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 की। हमारे देश में जो लीगल प्रोसेस है ना, बड़ा महंगा है। मतलब मिडिल क्लास तक को, अपर मिडिल क्लास तक के भी घुटने लग जाते हैं कोर्ट केस करते हुए। तो एक सरकार ने सोची ये चीज कि जो वीकर सेक्शन है, उन्हें हम कैसे मुफ्त में और अच्छी लीगल सर्विस प्रोवाइड करें, क्या करें। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लाया गया, ताकि सिर्फ पैसे के कारण किसी को जस्टिस ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि किसी की कोई डिसेबिलिटी है, किसी का कोई इकोनॉमिक कारण है, उनको ऐसा ना हो कि वो झमेले में सालों साल कोर्ट के पड़े रहें, सब उनका बिक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट आया 1987 और उसके अंडर ऑर्गेनाइज की गई लोक अदालत, ताकि जो लीगल सिस्टम है उसका फायदा सबको मिले, इवन जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको भी मिले। अब जिन बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लोन 20 लाख तक का है, 20 लाख या उससे नीचे वाला, 20 लाख से ऊपर तो हम डीआरटी के पास चले जाते हैं, है ना, और सर्वेसी के पास 1 लाख से ऊपर में चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विद द लोन अप टू 20 लाख, वो लोक अदालत के पास जा सकते हैं अपना केस लेके, ठीक है। लोक अदालत में सेटअप करने के लिए पब्लिक को पैसा और टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेस करने के लिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
This approach followed by लोक अदालत is of resolving the disputes by mutual discussion. म्यूचुअल डिस्कशन कराने की कोशिश करते हैं लोक अदालत के पास जाके कि मीडिएशन करवा लो प्रोफेशनल से, उनको बीच में मीडिएटर बना के इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या यूज करते हैं केस सॉल्व करने के लिए? प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले एंड अदर लीगल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं कि आपस में बातचीत करो और इस केस को सॉल्व कर लो। अब लोक अदालत कौन बनाता है? स्टेट में स्टेट अथॉरिटी बनाती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी बना सकती है लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी भी लोक अदालत बनाती है, तालुक लीगल सर्विस कमेटी भी लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करती है। जहां पे भी उन्हें लगे, जैसे भी लगे कि लोक अदालत को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, ये इस्टेब्लिश कर सकती हैं। ठीक है, अब ये लोक अदालत केस कैसे सॉल्व करती हैं? कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट करवा के लोगों के केस सॉल्व करती है। इवन अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग भी है, ठीक है, वो भी लोक अदालत को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे केस विच आर नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ लोक अदालत। सिर्फ कंपाउंडेबल केस जो हैं वही लोक अदालत के पास आ सकते हैं। कंपाउंडेबल केसेस वो होते हैं जिनका सेटलमेंट करना अलाउड होता है। अगर आप किसी पे कोई केस दायर कर रहे हैं, उसका मामला अगर कोर्ट के बाहर केस सॉल्व करना अलाउड है कि आपस में बातचीत करके आपसी सहमति से सॉल्व कर लो, ऐसे केसेस होते हैं कंपाउंडेबल। अगर किसी पे मर्डर चार्ज लग जाता है ना, वो फिर कंपाउंडेबल नहीं होता, वो कोर्ट के पास जाके सॉल्व नहीं होता है, वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। तो कंपाउंडेबल केसेस ही लोक अदालत के पास आ सकते हैं, क्योंकि लोक अदालत भी कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट ही करवा रही है। एंड मॉनेटरी सीलिंग है सिविल डिस्प्यूट्स को लेके 20 लाख तक की। 20 लाख तक का अगर केस है, सिविल डिस्प्यूट है, तो लोक अदालत के पास जाया जा सकता है। लेकिन अगर बैंक ऐसा कोई केस लेके जाते हैं जो 20 लाख से ऊपर का है, ठीक है, लेकिन वो ऐसी लोक अदालत के पास लेके गए हैं जिसे किसने इस्टेब्लिश किया है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने या डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने इस्टेब्लिश किया है। तो ऐसे वाले जो केसेस हैं वो 20 लाख से ऊपर वाले भी लोक अदालत के पास जा सकते हैं। लेकिन वो लोक अदालत किसने ऑर्गेनाइज की होनी चाहिए? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या फिर डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ऐसे केसेस बैंक लेके जा सकता है, 20 लाख से ऊपर वाले भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोक अदालत के पास केसेस जाते हैं वो कौन से वाले जा रहे हैं? जहां पे पार्टीज अग्री करते हैं कि ठीक है हमारा केस लोक अदालत के पास भेज दो, इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी एक पार्टी एप्लीकेशन डाल दे कोर्ट में कि अभी हमारी जो केस है वो लोक अदालत के पास ट्रांसफर कर दिया जाए, और कोर्ट को भी लगता है कि ये केस लोक अदालत में सॉल्व किया जा सकता है, तो ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, जहां पे कोई पोटेंशियल डिस्प्यूट है, ठीक है, द अथॉरिटी और कमेटी ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत on receipt of an application from any one of the parties is of opinion that the matter needs to be determined by the लोक अदालत। अगर कोई पोटेंशियल डिस्प्यूट भी है और जिन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होने वाला है, चांसेस हैं, वहां पे भी एक ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी भेज सकती है लोक अदालत के पास कि ये पहले ही तुम जाके लोक अदालत के पास जाओ, अपना बातचीत करके इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, अब लोक अदालत जो है वो जल्दी जल्दी काम करती है कि सेटलमेंट कराओ, लोगों की जल्दी जल्दी कराओ, जस्टिस के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से कराओ। जहां पे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, सेटलमेंट नहीं हो रही है, वो कोर्ट के पास वापस चला जाता है केस। ठीक है, द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द मैटर फ्रॉम द स्टेज इट हैज रीच्ड बिफोर मेकिंग अ रेफरेंस टू लोक अदालत। तो जहां से केस कोर्ट में छूटा था वहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपस में कॉम्प्रोमाइज तो किया ही नहीं पार्टीज में। ठीक है, जहां पे कोई सीधा लोक अदालत के पास केस आ गया था, कोर्ट के पास जाए बिना सीधा लोक अदालत को रेफर कर दिया गया था केस, नहीं सॉल्व हुआ तो फिर कोर्ट के पास चले जाओ। ठीक है, अब लोक अदालत किस तरीके के अवार्ड दे सकती है? अब जो भी अवार्ड देगी लोक अदालत उसे वैसा ही दर्जा मिलेगा जो एक सिविल कोर्ट के या किसी और कोर्ट के ऑर्डर को दिया जाता है। ठीक है, अगर लोक अदालत ने तुम्हारा केस में कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करा दिया, तो जो भी तुमने पहले कोर्ट में फीस दी थी, कोर्ट के पास था पहले केस, जो भी फीस दी थी वो तुम्हारी रिफंड भी हो जाती है, और जो भी अवार्ड दिया जाता है वो बाइंडिंग होता है सारी पार्टीज पे, क्योंकि तुमने सेटलमेंट की है खुद से जान समझ के, तो फिर इसकी कहीं पे भी अपील नहीं होती है, जो लोक अदालत ने बोला है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को लेके कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही है? इट एम्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द लॉ
ऑफर लीगल फ्री एड एंड इस्टेब्लिश लोक अदालत, इसी एक्ट के अंडर ही पावर मिलती है लोक अदालत इस्टेब्लिश करने की, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नालसा वॉज इस्टेब्लिश्ड एज द एपेक्स बॉडी फॉर रेगुलेटिंग द लीगल एड प्रोविजन, जो सबसे मेन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, अथॉरिटी बनाई गई है अंडर दिस एक्ट, ये मैंने अभी मेंशन नहीं किया था, वो नालसा ही है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। गरीबों को जिनके पास पैसा नहीं है वो, उन्हें कौन लीगल एड प्रोवाइड करता है, फिर नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये हमारी करेक्ट है। अब बात करते हैं, आखिरी बात जो आज हम करेंगे वो है लॉ ऑफ लिमिटेशन की। देखो, लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाना क्यों जरूरी है, स्पेशली लोन्स के प्रोसेस में, ताकि एक टाइम लिमिट हो जिसके अंदर अंदर केस तुम दायर कर सकते हो, और इतने साल हो चुके हैं उसके बाद भी तुम 20 साल बाद आप सामने वाले को भी परेशान कर रहे हो, तो एक लिमिट होनी होनी चाहिए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइल एप्लीकेशन और कंप्लेंट फॉर रिकवरी विद इन द लिमिटेशन पीरियड, कि इस पीरियड के अंदर अंदर कंप्लेंट कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो एडमिट नहीं की जाएगी। और जरूरी है कि जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी अप टू डेट रखा जाए, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी का डेट का जो लिमिटेशन पीरियड है खत्म होने वाला है, तो वो फ्रेश डॉक्यूमेंट्स इशू करके भी लिमिटेशन पीरियड बढ़ा देते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन बी एक्सीडेड बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द बोरोवर इन राइटिंग, या तो राइटिंग में बोरोवर ने बोल दिया कि ठीक है मैंने डेट ली है, मैंने वापस करनी है, ठीक है, और बाय पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ अ डेट और ऑफ इंटरेस्ट मेड बिफोर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्स। अगर किसी ने SBI से लोन लिया है, पैसा नहीं चुकाया, तो एक पीरियड होगा जिसके अंदर अंदर लोन ना चुकाने के बाद, जिसके पीरियड के अंदर SBI कोर्ट केस कर सकता है कि देखो इसने पैसा नहीं चुकाया। हो सकता है कि लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का, कि 3 साल के अंदर अंदर ही SBI कोर्ट केस कर सकता है। 3 साल होने वाले हैं, अब अगर 3 साल होने वाले हैं लेकिन SBI चाहता है कि लिमिटेशन पीरियड और बढ़ा दिया जाए, तो कैसे बढ़वाया जा सकता है, या तो जिसने लोन लिया है बोरोवर लिखती में दे दे कि हाँ मेरा पैसा ड्यू है, या वो कोई छोटी मोटी डेट या इंटरेस्ट की पेमेंट कर दे, उसके बाद से फिर से पीरियड एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। और ये पीरियड जब हम कैलकुलेट करते हैं ना लिमिटेशन पीरियड का, तो अगर जो डिफेंडेंट है वो इंडिया से बाहर गया हुआ है, तो फिर वो पीरियड ऐड नहीं किया जाएगा, जितना पीरियड वो इंडिया से बाहर है वो लिमिटेशन पीरियड में कैलकुलेट नहीं होगा। वो 3 साल कैलकुलेट करते हैं, बाहर अगर वो 1 साल लगा के आए वो बीच में नहीं काउंट होगा। तो अब आपके सामने ये लिस्ट्स हैं, ये आपको PDF में से आप लोग पढ़ लेंगे कि किसको लेके कितना है। जहाँ पे रेंट ड्यू है, रेंट ड्यू हुए 3 साल हो गए, सामने वाले ने पे नहीं किया, तो रेंट ड्यू होने के 3 साल के अंदर अंदर सामने वाली पार्टी केस कर सकती है, ठीक है। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट होने के बाद से डेट फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस जो थी कि इस दिन ये चीज आपको करनी है, आपने नहीं करी, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर सामने वाली पार्टी केस कर सकती है। तो इस तरीके से अगर मॉर्टगेज वाले केसेस हैं वहाँ पे 12 साल है, मॉर्टगेज फॉर फोरक्लोजर है वहाँ पे 30 years है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को रीड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, अंडर द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, even though a certificate has been issued by the recovery officer, the PO may grant time for payment of the amount provided the defendant makes a down payment of not less than dash of the amount mentioned in the recovery certificate। अब रिकवरी सर्टिफिकेट PO ने जारी कर दिया ट्रिब्यूनल के ने, अब रिकवरी वाला ऑफिसर गया कि चलो पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टीज अटैच करनी है, तो सामने वाला पर्सन कहेगा कि ये लो 25% पैसा, ये पकड़ो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हारे बाकी पैसे चुका दूंगा। तो ये 25% अगर वो चुका दे और उसका राइट टू अपील फोरगो हो जाता है, फिर उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। विद रिगार्ड्स टू सरफेसी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी है, द एक्ट कवर्स बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, नहीं, सरफेसी सिर्फ सिक्योर्ड को कवर करता है, अनसिक्योर्ड को नहीं करता है, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा है। द बैंक कैन क्लासिफाई द अकाउंट एज NPA एज पर इट्स डिसीजन, ये मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको भी पता है कि RBI की गाइडलाइंस है ना कि कब किसे NPA डिक्लेयर किया जाएगा, कब कोई डाउटफुल हो जाएगी, कब SMA कैटेगरी में आएगी, ये सब RBI ने बताया है। बैंक खुद से नहीं बोल सकता कि चलो जी 10 दिन में NPA हो गया, ये भी गलत है स्टेटमेंट। द टर्म बोरोवर इंक्लूड्स द पर्सन हु हैज गिवन एनी गारंटी, बोरोवर की डेफिनेशन में गारंटी देने वाला पर्सन भी ऐड होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर मैंने आपके लोन की गारंटी दी है तो कल मैं भी बीच में फिर बोरोवर की कैटेगरी में आ जाऊंगी डिफॉल्ट के टाइम पे,
तो ये सही है, तो करेक्ट इज 1 एंड 2, वो दोनों इनकरेक्ट थी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर एप्लीकेबल टू मल्टी स्टेट एंड रीजनल रूरल, दैट इज 2 एंड 3। अब होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसमें तो ये पूछा गया कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास कितने से ऊपर का केस आता है, ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे देना है। कौन सा एक्ट एम्पावर करता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स कर सकें डिफॉल्ट के टाइम पे, बिना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस के, ठीक है, ये बहुत आसान है। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको मुझे बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लगता है इस सेशन से तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।